हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये अक्टूबर 2022 मंथ का रिवीजन वीडियो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का। यानी कि इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इसमें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हों, आरओ, एआरओ, सुपर टेट जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है, इसके अलावा यूपी पुलिस से संबंधित कांस्टेबल, एसआई, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखिए और बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है डिटेल्ड में, तो इसकी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप इसकी जो पीडीएफ ई बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको पिछली जनवरी से लेकर के अगस्त 2022 तक यानी कि लास्ट 8 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो ये पीडीएफ है ये हिंदी में अवेलेबल है। इसमें सारे क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, हिंडन नदी। इसे जो है अभी राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट जारी हुई है और उसके अनुसार ये यूपी की सबसे प्रदूषित नदी रही है। ठीक, तो याद रखेंगे हिंडन नदी। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर का संघाई सहयोग संगठन का प्रतिनिधिमंडल वर्ष 2023 में दौरा करेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, वाराणसी का। दोस्तों, जो संघाई सहयोग संगठन है तो इसका जो प्रतिनिधि मंडल है वो 2023 में वाराणसी का दौरा करेगा। दौरा क्यों करेगा? तो दरअसल क्या है कि जो वाराणसी है इसे जो है साल 2023 के लिए क्या बनाया गया है? सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी के रूप में जो है इसे घोषित किया गया साल 2022-23 के लिए। तो इसीलिए साल 2023 में जो संघाई सहयोग संगठन है इसका प्रतिनिधि मंडल ये दौरा करेगा वाराणसी का। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन की अगर हम बात करें तो ये जो संगठन है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये देश इसमें शामिल हैं। तो याद रखेंगे, अगर इस तरह से भी पूछ लिया जाए कि संघाई सहयोग संगठन की जो साल 2022-23 के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे जो है मान्यता दी गई, तो आप याद रखेंगे यूपी के वाराणसी को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी है। ये जो अधिनियम है कब लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 1972 में लाया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। दोस्तों, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में ये लाया गया था और इसी के तहत रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, अभी दोस्तों क्या है कि ये जो अभ्यारण्य है ये 52,983.863 हेक्टेयर में होगा, जिसमें से 29,958.863 हेक्टेयर बफर क्षेत्र होगा और इसमें 23,031 हेक्टेयर ये मुख्य क्षेत्र इसमें रहेगा। इससे पहले चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और अभी जो है इसे रानीपुर बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित कर दिया गया और इसके बाद भारत सरकार की प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत ये जो है आ जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है जो चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे को जो है अब रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जो गाजियाबाद है ये सबसे स्वच्छ शहर रहा उत्तर प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। वहीं अगर हम बात करें कि देश में जो ये गाजियाबाद है इसकी रैंकिंग क्या रही स्वच्छ सर्वेक्षण मामले में, तो जो है ये 12वें नंबर पर रहा है पूरे देश में स्वच्छ शहर के मामले में। वैसे अगर हम बात करें कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो वो है इंदौर, जो कि लगातार कई सालों से स्वच्छ शहर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सा उपकरणों के लिए स्थापित किए जा रहे एक निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा ए, नोएडा में। तो याद रखेंगे, भारत में चिकित्सा उपकरणों के लिए जो निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? ये यूपी के नोएडा में होगा। अगला है, राज्य के किस एयरपोर्ट पर ओमनी रेंज डॉपलर रडार सिस्टम लगाया जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा डी, गोरखपुर एयरपोर्ट पर। अब दोस्तों ये जो ओमनी रेंज डॉपलर रडार सिस्टम है ये है क्या? तो दोस्तों ये जो सिस्टम है इससे क्या होगा, इससे जो एरोप्लेन हैं इनकी जो है लैंडिंग और इसका जो टेक ऑफ है वो इसके माध्यम से किया जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों 100 किलोमीटर के दायरे में, 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी प्लेन होंगे उसकी जो निगरानी है वो इसके माध्यम से की जाएगी। तो इस तरह के जो इसमें लाभ हैं वो इससे रहेंगे। गोरखपुर एयरपोर्ट को जो है अभी अपना खुद का ओमनी रेंज डॉपलर रडार सिस्टम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 34 जिलों को। दोस्तों यूपी के जो 34 जिले हैं जिनकी सीमाएं नेपाल के अलावा अन्य राज्यों से मिलती हैं, इन सीमावर्ती जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विकसित किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध जिलों में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, होटल चेन और यात्री प्लाजा का भी विकास किया जाएगा और यहाँ पर ओडी-ओपी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। औद्योगिक दृष्टि से इन जिलों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की छलांग और उपलब्धियों की पूरी जानकारी मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि यूपी के कितने जिलों को, तो याद रखेंगे 34 जिलों को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। अगला है, ग्वाटेमाला में आयोजित मेड इन इंडिया शो प्रदर्शनी में राज्य के किस जिले के होम डेकोर और होम फर्निशिंग उत्पादन को प्रदर्शित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा डी, मुरादाबाद। जो मुरादाबाद का क्या है, होम डेकोर और होम फर्निशिंग उत्पाद, इसको जो है प्रदर्शित किया गया है कहाँ पे, जो ग्वाटेमाला में आयोजित हुई थी मेड इन इंडिया शो प्रदर्शनी, वहाँ पर जो है इसको प्रदर्शित किया गया। ठीक, तो याद रखेंगे मुरादाबाद से संबंधित है होम डेकोर और होम फर्निशिंग उत्पादन। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस शहर में नमो वन का लोकार्पण किया? तो दोस्तों जो नमो वन है इसका लोकार्पण किसने किया? आनंदीबेन पटेल ने, जो कि राज्यपाल हैं यूपी की, और इसका लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कानपुर में इसका लोकार्पण किया गया। और दोस्तों ये जो नमो वन है ये मियावाकी पद्धति से बना प्रदेश का पहला पार्क होगा, तो इस वजह से इसको याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि मियावाकी पद्धति से बना प्रदेश का पहला पार्क कौन सा है, तो ये है नमो वन पार्क, जो कि कानपुर में है। अब दोस्तों ये जो मियावाकी पद्धति है, ये मियावाकी पद्धति है क्या? यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या है, मियावाकी पद्धति। तो इस पद्धति के आधार पर जो है बनने वाला पहला जो पार्क है वो कौन सा है? ये नमो वन पार्क होगा। अब ये है क्या, इस पद्धति के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो दोस्तों ये जो पद्धति है इसका विकास किसने किया था? तो जापानी वनस्पति वैज्ञानिक थे अकीरा मियावाकी, उन्हीं के नाम पर इस पद्धति का नाम भी पड़ा। तो अकीरा मियावाकी ने जो है इस पद्धति को विकसित किया था। इस पद्धति में क्या होता है, तो इस पद्धति में क्या है कि जो पौधे होते हैं वो एक दूसरे के समीप लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि स्थान कम घिरते हैं और कम जगह में ज़्यादा पौधे लग जाते हैं। इसके साथ ही क्या होता है इसमें कि जब पौधे पास पास लगाए जाएंगे तो जो पौधे हैं वो एकदम से नज़दीक रहेंगे और इससे क्या होगा कि जो सूर्य की रोशनी है वो ज़मीन पर नहीं पड़ेगी। अब सूर्य की रोशनी जब ज़मीन पर नहीं पड़ेगी तो जो खरपतवार है वो नहीं उग सकेगा। तो इस तरह से एक लाभ ये होता है इससे। और इसके अलावा इस पद्धति से जो पौधे लगाए जाते हैं उनकी 10 गुना तेज़ी से वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कि जो वृक्षारोपण है वो सामान्य स्थिति से 30 गुना अधिक सघन होता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कोई जंगल को उगाना है तो उसके लिए 200 से 300 वर्ष का समय लगता है आमतौर पर, लेकिन अगर इस पद्धति से किसी जंगल को उगाया जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लगभग 20 से 30 वर्षों में ही उगाया जा सकेगा। तो ये मियावाकी पद्धति होती है। तो आपको याद रखना है कि मियावाकी पद्धति से बनने वाला प्रदेश का पहला पार्क कौन सा है? नमो वन पार्क है, जो कि कानपुर में स्थापित हुआ। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस की विशेष अनुसंधान दल यानी कि SIT स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम बदल करके क्या रखने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, राज्य विशेष अनुसंधान दल यानी कि SSIT। जो विशेष अनुसंधान दल इसका नाम था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और अब इसका नाम हो गया है स्टेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ठीक है, स्टेट इसमें आगे लग गया है, तो राज्य विशेष अनुसंधान दल इसका नाम हो गया है। अगला है, राज्य के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी, नोएडा में। याद रखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम है कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये नोएडा में आयोजित हुआ है।
दोस्तों उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय ने, इसको याद रखेंगे, संस्कृति मंत्रालय ने राज्य के ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय यानी कि जीबीयू में 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्य सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए किस मंत्रालय के द्वारा, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। बुद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, करीब 20 देशों के प्रतिनिधि और राजदूत इस कार्यक्रम में शामिल हुए और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो आप याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा में जो है 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला है, मुमताज खान को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा वर्ष की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, लखनऊ से ये संबंधित है मुमताज खान। तो नाम याद रखेंगे मुमताज खान। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा वर्ष की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है और ये यूपी के लखनऊ से संबंधित है। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अगला है, फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके क्या रखा जाएगा? तो जो फैजाबाद कैंट है इसका नाम बदल करके अब अयोध्या कैंट रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। याद होगा आपको, कुछ समय पहले जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था उसका नाम भी बदला गया और उसका नाम क्या हुआ? तो अयोध्या उसका नाम किया गया। तो अभी जो है फैजाबाद कैंट का भी नाम बदला जाएगा और अयोध्या कैंट किया जाएगा। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, राम बाबू ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो राम बाबू हैं, इन्होंने राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीता और पुरुषों की 35 किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। शारीरिक शिक्षा में इनकी स्नातक है और इन्होंने 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकेंड के समय में ये जो खिताब है वो जीता है। यानी 35 किलोमीटर की जो पैदल चाल है वो इन्होंने इतने समय में पूरी की है। उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट और 16 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा, जो हरियाणा के जुनैद खान के नाम पे था। जुनैद मंगलवार को 2 घंटे 40 मिनट और 51 सेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे कि अगर पूछा जाए 35 किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है अब किसके नाम पर हो गया है, तो उत्तर प्रदेश के राम बाबू के नाम पर। ठीक है, उन्होंने कितने समय में पूरा किया? तो 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकेंड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश ये जो है सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करेगा। दोस्तों इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत नई अक्षय ऊर्जा पहल के तहत राज्य के सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों और कार्यालयों पर सौर छत परियोजना को विकसित करने का निर्णय लिया गया। यानी कि जो छतें होंगी उन पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। रूफटॉप सिस्टम को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण विनियम 2019 के अनुसार लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली और इस प्रकार कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, यही इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आप, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर एक नई परियोजना जो है विकसित की जाएगी। कौन सी? तो याद रखेंगे आप, रूफटॉप सिस्टम प्रोजेक्ट। और इसके तहत होगा क्या? तो सरकारी, अर्ध सरकारी और जो कार्यालय हैं वहाँ पर उनकी छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला पीएसी बटालियन का गठन किस स्थान पर किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी यानी कि लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में क्या किया जाएगा? महिला पीएसी बटालियन को गठित किया जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी की 3 महिला बटालियन के गठन की घोषणा की है। अब ये जो 3 महिला बटालियन है कहाँ पे, तो वो आपने देखा अभी कहाँ पे, बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों प्रदेश के 1584 थानों पर महिला बीट आरक्षी को भी नियुक्त करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। इन 3 बटालियन का नाम क्या होगा? तो अवंती बाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर रखा जा रहा है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो इनके नाम पर इन 3 महिला बटालियन का नाम रखा जाएगा। तो याद रखेंगे आप तीनों, बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी, मुमताज खान को। इन्हें जो है राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा।
और दोस्तों ये जो मुमताज़ खान है ये हैं कहाँ की, तो ये लखनऊ से संबंधित हैं, लखनऊ की ये रहने वाली हैं। अगला है, किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास के कार्यक्रमों को पहुंचाने के मकसद से प्रत्येक विकासखंड में एक एक बागवानी मॉडल गांव विकसित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार में, किस राज्य में एक एक बागवानी मॉडल गांव विकसित किया जाएगा, तो आपको आंसर याद रखना है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है किस उद्देश्य के साथ, तो सभी ग्राम पंचायतों में बागवानी विकास के कार्यक्रमों को पहुंचाने के उद्देश्य से क्या किया जाएगा, अब हर एक विकास खंड में एक एक बागवानी मॉडल गांव विकसित किया जाएगा। ठीक, और ये जो योजना है, ये जो पहल है वो किस राज्य ने की है, तो ये उत्तर प्रदेश ने। अगला है, हाल ही में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। ये कुल कितनी बार, ये जो है कुल कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको याद रखना है, सी करेक्ट होगा, कुल 3 बार जो है ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे। यहाँ पर इनकी इमेज आप देख सकते हैं। दोस्तों सपा संरक्षक जो मुलायम सिंह यादव हैं, इनका जो है निधन हो गया अभी कुछ दिन पहले। कब हुआ, तो याद रखेंगे 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया 82 साल की एज में। और ये जो है काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, जिसके तहत इनका निधन हुआ। इन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली है, वहीं पर इनका निधन हुआ। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो हैं मुलायम सिंह यादव, ये 1967 में पहली बार विधायक बने थे और वह 8 बार विधायक रहे। इसके साथ ही 7 बार सांसद रहे और 3 बार ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार केंद्र में मंत्री रहे। मुलायम सिंह ने सफाई से सत्ता के शिखर तक का सफर बड़े ही संघर्षों के साथ तय किया था। तो दोस्तों मुलायम सिंह यादव का नाम सभी लोग जानते हैं। इनके बारे में थोड़ा आपको समझना है कि ये जो है कब कब यूपी के मुख्यमंत्री रहे, इस बात को आपको समझना है। तो दोस्तों जो मुलायम सिंह यादव है ये यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1988 में बने थे, इसके बाद दूसरी बार ये जो है 1993 में बने और इसके बाद आपको याद रखना है 2003 में ये यूपी के सीएम बने, यानी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही आपको याद रखना है ये रक्षा मंत्री भी रहे देश के, और कब, तो 1996 में जो है ये रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो इस बात को आपको यहाँ से याद रखना है। दोस्तों मुलायम सिंह यादव का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो 22 नवंबर 1939 को, याद रखेंगे यहाँ पे जन्म, तो 22 नवंबर 1939 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो सैफई में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु 10 अक्टूबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की जागृति यादव को 1 दिवसीय ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का गौरव प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ये लखनऊ की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो जो जयप्रकाश नारायण हैं, इनका जो संबंध है वो यूपी के बलिया से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इनका जो जन्म है वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। और ये जो है जेपी के नाम से मशहूर हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण। इनकी जो है अभी 11 अक्टूबर को जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1902 में। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में से एक लोक नायक को अभी भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक में मध्य विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। दोस्तों ये जो जयप्रकाश नारायण हैं, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब? तो याद रखेंगे 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, यानी भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण ये बलिया के रहने वाले थे, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगला है, और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ई बुक जो कि डिटेल्ड में है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर दिया है डाउनलोड पीडीएफ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे आप जो है इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस कैसे हैं डिटेल्ड पूरे बताए गए। क्वेश्चन है, हाल ही में किसी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, इन्हें इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है, रवि कुमार ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे
किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो जो रवि कुमार है जो कि पर्वतारोही हैं, इन्होंने अभी अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो याद रखेंगे आप, वाराणसी के ये रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों जो माउंट किलिमंजारो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 5895 इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई है। अगला है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स जारी हुई, तो इस सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है? तो उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हाल ही में यानी कि 13 अक्टूबर को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि लीड्स की एक रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों इसके साथ ही आपको और भी स्टेट्स की रैंकिंग देखनी है। जैसे लॉजिस्टिक ईज के मामले में जो उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पे रहा, पहले नहीं, इसे अचीवर्स की श्रेणी में जो है स्थान प्राप्त हुआ है। अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है यूपी को। इसके अलावा जो हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इस तरह से जो 15 राज्य हैं इनको भी अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही जो केरल हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन्हें अचीवर्स की ओर बढ़ते राज्यों की श्रेणी प्राप्त हुई है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। हमारे जो यूपी की है उसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो यूपी को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 12 अक्टूबर को संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश रहा है 8वें स्थान पर। और उत्तर प्रदेश ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने पदक जो है वो जीते हैं? तो आपको याद रखना है 56 पदक यूपी ने जीते हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश ने 20 जो है गोल्ड मेडल जीते। इसके साथ ही आपको याद रखना है 18 सिल्वर मेडल जीते हैं, याद रखेंगे सिल्वर मेडल, और कितने हैं सिल्वर मेडल। और इसके साथ ही आपको याद रखना है 18 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि स्वर्ण और रजत और कांस्य। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? तो सर्वश्रेष्ठ जो टीम है ये पहले स्थान पर रही, जिसे 61 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। और कुल मिलाकर के अगर सभी पदकों की बात करें तो 128 पदक इसे मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के कौन से संस्थान को स्थान मिला? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। दोस्तों हाल ही में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है इसमें यूपी के 2 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इनको स्थान मिला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो BHU है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसे जो है किस कैटेगरी में मिला है? तो 601 से लेकर के 700 की जो श्रेणी है, 601 से लेकर के 700 की जो कैटेगरी है उसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थान मिला, यानी रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसको मिला है 801 से 1000 की जो श्रेणी है उसमें इसको स्थान मिला है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। और अगर हम बात करें कि इंडिया का टॉप जो संस्थान है वो कौन सा रहा इसमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में, तो वो रहा है IISc बेंगलोर। ठीक है, याद रखेंगे IISc बेंगलुरु। और इसको जो है किस में स्थान मिला है तो आप याद रखेंगे, तो ये जो है टॉप 300 संस्थानों की सूची में इसको शामिल किया गया है। और टॉप 300 विश्वविद्यालयों में स्थान पाने वाला ये एकमात्र भारतीय संस्थान है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, इंडिया का ये टॉप रहा। अगला है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, इंदौर में आयोजित किया जाएगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। और दोस्तों यहाँ से एक बात और याद रखेंगे कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये तो इंदौर में आयोजित होगा, यानी साल 2023 वाला। ठीक है, और इससे पहले जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था नई दिल्ली में। याद रखेंगे 16वां जो है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इसके साथ ही जो 15वां था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था हमारे यूपी के वाराणसी में। तो ये 15वां आपको याद रखना है, ये हुआ था 2019 में। जो दिल्ली में आयोजित हुआ था 16वां, ये हुआ था 2021 में। यानी हर 2 साल में जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसका आयोजन किया जाता है। तो याद रखेंगे 2019 का वाराणसी, 21 का नई दिल्ली और 23 का इंदौर। अगला है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के उद्देश्य से
किस बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी, उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड को जो है क्या किया है, गठन का फैसला लिया गया है। किस लिए? तो किसानों को राहत देने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त कर किस नीति को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। याद रखेंगे अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त किया गया और किस नीति को मंजूरी दी गई है, तो उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022। अगला है, इंदौर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी यानी लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे। और दोस्तों ये जो सीएनजी प्लांट होगा ये खास होगा क्योंकि कूड़े से सीएनजी का उत्पादन किया जाएगा इन प्लांटों में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और रोजाना 3,400 और रोजाना कितना 34,000, 3,400 नहीं 34,000, याद रखेंगे 34,000 किलो, 34,000 किलोग्राम जो है सीएनजी का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। और इससे इन प्लांटों की मदद से डेली का यानी कि रोजाना 1,000 टन कूड़े का भी क्या किया जाएगा, निस्तारण किया जाएगा। कूड़े से सीएनजी यहाँ पे बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहां पर 6 दिवसीय जीआई महोत्सव का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, वाराणसी में जो है इसका शुभारंभ किया गया है, जो 6 दिवसीय जीआई महोत्सव था इसका। और यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर देश के 11 राज्यों के जो जीआई उत्पाद हैं उनको यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया गया। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। जीआई महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? वाराणसी में। अगला है, राज्य सरकार ने कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी के आधार पर चलाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा 15। दोस्तों राज्य सरकार ने लखनऊ सहित जिलों के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी के आधार पर चलाया जाएगा। अब ये जो 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं कौन कौन से हैं? तो लखनऊ का नगरम है, वाराणसी का गजोखर है, कुशीनगर का खडन्न है, गोरखपुर का बेलाघाट हो गया, चित्रकूट का राजापुर है, श्रावस्ती का मल्हीपुर, लखीमपुर खीरी का चंदन चौकी, बहराइच का है विश्वरगंज, चंदौली का है भोगवाड़ा, महाराजगंज का है अडन्न बाजार और बलिया का है सुखपुरा, फतेहपुर का है दपसौरा, सोनभद्र में है वभानी, बलरामपुर में है खुजरिया और सिद्धार्थ नगर में है सिरसिया। तो ये 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनको सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि आप कह सकते हैं प्राइवेट तौर पे जो है चलाया जाएगा। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट सिटी बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, गोरखपुर को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट सिटी बनाया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो गोरखपुर है 200 एकड़ में, इस बात को भी याद रखेंगे, 200 एकड़ में जो है क्या किया जाएगा, स्पोर्ट सिटी विकसित की जाएगी। अगला है, राज्य की किस संस्थान में हाइड्रोजन जनरेटर डिवाइस तैयार की गई है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने इसको जो है बनाया है। दोस्तों क्या है कि अभी देखा जाए कि डीजल पेट्रोल ये क्या होते हैं, ये जो है ईंधन के साधन है वर्तमान में। अगर देखा जाए डीजल पेट्रोल, तो डीजल पेट्रोल व अन्य पेट्रो पदार्थों के सीमित भंडार का विकल्प दुनिया भर के वैज्ञानिक तलाश रहे कि डीजल पेट्रोल की जगह पर किसी और जो ईंधन है उसका इस्तेमाल हो। तो हाइड्रोजन इसका विकल्प माना जाता है, लेकिन क्या है कि इसको बनाना बहुत कठिन है, स्टोर करना भी इसको कठिन है। तो आईआईटी बीएचयू के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पेट्रो पदार्थ के सीमित भंडार का विकल्प खोजा है। उन्होंने एक डिवाइस बनाई है हाइड्रोजन जनरेटर के नाम से। ये जो डिवाइस है ये क्या करती है, तो ये मेथनॉल और पानी के मिश्रण से हाइड्रोजन तैयार करती है। इस बात को याद रखेंगे। ये जो डिवाइस है हाइड्रोजन जनरेटर, इसको बनाया किसने है, तो केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर राजेश उपाध्याय और उनकी टीम ने इसको तैयार किया है, जो कि आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिक हैं। ज़रूरत की जगह पर यह डिवाइस लगा करके ऑन द स्पॉट हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल डीजल जनरेटर और ईवी चार्जिंग स्टेशनों में किया जा सकता है। तो याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन जनरेटर नाम की जो डिवाइस है वो किसने बनाई है, तो आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने।
अगला है मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी भाषा में पढ़ाई शुरू की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। यानी एमबीबीएस की जो पाठ्यक्रम है, यहाँ का जो पूरा सिलेबस है वो इंग्लिश में था, अभी जो है मध्य प्रदेश में इसे हिंदी में किया गया और उसके बाद अभी जो है यूपी में भी इसे हिंदी में कर दिया गया है। अगला है हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पहली बार कारपेट एक्सपो मार्ट में 15 से 18 अक्टूबर के बीच 43वें इंडिया कारपेट एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी, भदोही में। और दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे कि ये जो इंडिया कारपेट एक्सपो है 2022 का, इससे क्या होगा, तो इससे कालीन कारोबार को लाभ मिलेगा। अगला है हाल ही में भारत में पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस कहां पर मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, आगरा में जो है मनाया गया है पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस। दोस्तों पहला जो विश्व स्लॉथ भालू दिवस है 12 अक्टूबर 2022 को आगरा में मनाया गया। यह दिन भारतीय उपमहाद्वीप की एंडेमिक अद्वितीय भालू प्रजाति के प्रति जागरूकता पैदा करना और उसके संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए मनाया गया। जो विश्व स्लॉथ दिवस है, ये विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो वन्यजीव एसओएस इंडिया, यानी कि भारत में एक संस्था है जो कि भालू के संरक्षण के लिए काम करती है। तो इसके द्वारा जो है भालू दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जो कि 2 दशकों से अधिक समय से स्लॉथ भालू के संरक्षण में शामिल एक संगठन है, ये वन्यजीव एसओएस इंडिया। बाद में IUCN प्रजाति जीवन रक्षा आयोग स्लॉथ भालू विशेषज्ञ टीम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 12 अक्टूबर के दिन जो है दुनिया भर में मनाए जाने की इसकी घोषणा कर दी। तो पहली बार ये कहां पर मनाया गया, तो आगरा में ये मनाया गया है। तो इस बात को आपको याद रखना है, विश्व स्लॉथ भालू दिवस। अगला है उत्तर प्रदेश में कहां पर पहला सोलर चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा डी, कानपुर में लगाया गया है। जो IIT कानपुर संस्थान है, यहाँ पर जो है ट्रायल के लिए प्रदेश का पहला सोलर चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है। अगला है कौन सा मंत्रालय काशी तमिल संगम का आयोजन करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, जो शिक्षा मंत्रालय है ये काशी तमिल संगम का आयोजन करेगा। दोस्तों ये जो काशी तमिल संगम है ये कब आयोजित होगा, तो 16 नवंबर, याद रखेंगे 16 नवंबर 2022 से ये शुरू होगा और ये जो काशी तमिल संगम है ये 1 महीने तक चलने वाला होगा। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। अगला है हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश से किन शहरों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, यानी झांसी, चित्रकूट और प्रयागराज, इनको जो है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत पहले चरण में शामिल किया गया। ठीक, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने कि जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है जनवरी 2023 से शुरू होगी और पहले चरण के रूप में जो है यूपी से कौन कौन से स्थान है, झांसी, चित्रकूट और प्रयागराज, इनको शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, खजुराहो है और महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा, तो इनको जो है इसमें शामिल किया गया है। और दोस्तों ये जो नीति है सरकार ने भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 15 राज्यों की पहचान की है। इसके तहत स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 नामक जो नई योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना, यही इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आप यूपी से किन किन शहरों को चुना गया है पहले चरण के तहत, तो झांसी, चित्रकूट और प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, तो ध्यान रखेंगे आप। और दूसरे नंबर पर कौन सा रहा, तो सेकंड नंबर पर रहा है मध्य प्रदेश, MP, याद रखेंगे। और अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये तीसरे नंबर पर रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड 2021 में। यहाँ पर आपने देखा कि पहला स्थान किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जो है ये तीसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश को 3 विशेष श्रेणी के पुरस्कार मिले, उसके बाद जम्मू कश्मीर और दादर नगर हवेली, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चुना गया है। याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा रहा, तो जम्मू कश्मीर और दादर नगर हवेली, दमन और दीव। अगला है हाल ही में अयोध्या में दीपोत्सव पर लगभग कितने दिए जलाकर के एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा 17 लाख। दोस्तों यूपी में अभी जो है एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है दीपकों का, यानी कि हर बार योगी सरकार जो है ये जो मुख्यमंत्री हैं वो हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। अयोध्या पे जो दीपकों का रिकॉर्ड है, पिछले साल भी नया रिकॉर्ड बनाया गया था, लगभग
12 लाख जो है दिए जलाए गए थे। और अभी जो है इस बार कितने दिए जलाए गए हैं, तो याद रखना है आपको 17 लाख जो दिए हैं वो जलाए गए हैं और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि 15,76,000 जो दिए हैं वो सरयू नदी पर जलाए गए हैं और बाकी के जो दिए हैं वो अयोध्या के बाकी हिस्सों में जलाए गए। ठीक, तो याद रखेंगे कि नया विश्व रिकॉर्ड बना है 17 लाख दियों के साथ। अगला है सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा। दोस्तों जो अमेरिकी इतिहासकार हैं और दक्षिण एशियाई इतिहास और इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत विद्वान हैं बारबरा मेटाकॉफ। इन्हें जो है 17 अक्टूबर को 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है और उन्होंने भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के इतिहास पर विस्तार से लिखा है और ये जो पुरस्कार ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। अगला है, हाल ही में जौनपुर के रोहित यादव ने सीनियर नेशनल गेम्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो जो जौनपुर के रोहित यादव हैं इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखेंगे आप, रजत पदक इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों ये जो सीनियर नेशनल गेम्स चैंपियनशिप है कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो बेंगलुरु में ये आयोजित की गई थी 15 से लेकर के 19 अक्टूबर 2022 में ये आयोजित हुई है और ये कौन से नंबर की थी? तो 61वीं सीनियर नेशनल गेम्स चैंपियनशिप थी। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे। और जो जौनपुर के रोहित यादव है किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भाला फेंक से संबंधित हैं, इसको भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे उत्तर प्रदेश हैप्पीकिडो संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मनीष सिंह। इन्हें जो है उत्तर प्रदेश हैप्पीकिडो संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व कितने क्षेत्र में विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में जो तराई हाथी रिजर्व है ये विकसित किया जाएगा 3049 वर्ग किलोमीटर में। तो इसको आप याद रखेंगे, 3000 कितना है, 3049 वर्ग किलोमीटर में ये स्थापित किया जाएगा। अगला है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का वन विभाग है उसके द्वारा जानकारी दी गई है कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने जो तराई हाथी रिजर्व है इसको अपनी मंजूरी दे दी है और इसे अब दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत जिलों में स्थित जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसके सहित 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना वन्यजीव संरक्षण के मामले में एक मील का पत्थर होगी, विशेष रूप से एशियाई हाथियों के लिए, क्योंकि यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित और यहाँ पर हाथियों की सीमा पार आवाजाही एक नियमित दिनचर्या है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे अगर पूछा जाता है तराई हाथी रिजर्व जो है इसको जो है किस राज्य ने मंजूरी दी है, तो ये यूपी सरकार ने मंजूरी दी गई है और ये 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा तराई हाथी रिजर्व। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस जिले की पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, अमेठी जिले में। दोस्तों सवेरा योजना ये काफ़ी चर्चा में है, अमेठी जिला में जो है इसको शुरू किया गया है। जो सवेरा योजना ये है क्या? तो दोस्तों क्या है कि देखा जाए कई बार कैसे मामले मिलते हैं कि जो घर में बेटे होते हैं लड़के और जो बहुएं होती हैं वो अपने सास ससुर को और जो लड़के होते हैं वो पिता माता को घर से बाहर निकाल देते हैं और उनका जो है ठीक से देखभाल भी नहीं करते हैं। तो इसी सब के चलते सवेरा योजना शुरू की गई है। इसके तहत जो बुजुर्ग लोग होंगे वो तुरंत से जो है 112 डायल करेंगे। इसके तहत तो तुरंत से जो है पुलिस पहुंचेगी और उनकी जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। तो याद रखेंगे आप, बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है सवेरा योजना। अगला है, पशुओं में लंपी वायरस, यहाँ पे क्या होगा, लंपी वायरस की रोकथाम के लिए टीकाकरण में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये किया है यूपी सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें कि सेकंड पर कौन सा रहा, तो गुजरात जो है ये दूसरे नंबर पर रहा है। अगला है, किस शहर में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो डबल डेकर एक्सप्रेस जो है देश का, ये कहाँ पे बनेगा? नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे नोएडा में ये बनेगा। दोस्तों ये जो एक्सप्रेस वे है कितना लंबा होगा? तो 20 किलोमीटर ये लंबा होगा, इसको आप याद रखेंगे। और अगर हम लागत की बात करें तो लगभग 2000 करोड़ जो है इसमें लागत आएगी, 2000 करोड़ रुपए। अगला है, प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो प्लास्टिक कचरा है इसके उत्सर्जन के मामले में किस स्थान पर है? तो याद रखेंगे 8वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र जो है ये
पहले स्थान पर है कचरा उत्पादन के मामले में। लेकिन वहीं अगर आपसे ये कह दिया जाए कि प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तब आपको याद रखना है गोवा। ये जो है प्रति व्यक्ति पहले स्थान पर आता है, प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन के मामले में। यहाँ पर हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश है इसको 8वां स्थान मिला है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूपी किस स्थान पर रहा, तो याद रखेंगे यहाँ पे 28 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। यूपी जो है ये 8वें स्थान पर रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि पहले नंबर पर कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, जो आपको पता है। लेकिन प्रति व्यक्ति अगर बात की जाए तो गोवा नंबर 1 पर आता है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे कम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन है, इसके मामले में कौन सा पहले स्थान पर है, यानी कि सबसे कम, तो वो है नागालैंड, इसके बाद सिक्किम और इसके बाद त्रिपुरा। ये जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम थाने की स्थापना का निर्देश दिया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर एक जिले में साइबर क्राइम थाने की स्थापना का निर्देश दिया है। अगला है, हाल ही में किसने लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थोरेसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया? अब दोस्तों ये जो मशीन है पैथोजेन रिडक्शन मशीन, ये एशिया की पहली मशीन है। तो इसको जो है कहाँ पे शुभारंभ किया गया है, किसने इसका शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ पे, तो याद रखें कि लखनऊ के KGMU में इसका शुभारंभ किया गया। अब दोस्तों ये एशिया की पहली मशीन है, तो ऐसा इसमें क्या खास है? दरअसल दोस्तों क्या है कि जब कोई ब्लड किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उसकी जांच की जाती है। अब जब जांच की जाती है तो उसमें क्या होता है कि अभी तक ये मशीन तो थी नहीं, तो इसके पहले क्या था, तो कई सारी उसमें अशुद्धियां रह जाती हैं, जिनको जो अभी तक मशीनें थी उसके माध्यम से पकड़ना मुश्किल था। तो क्या होता था कि जब ब्लड किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता था तो उसमें जो है कई तरह के संक्रमण फैल जाते थे। तो अब क्या है, ऐसी समस्या नहीं होगी। ये जो पैथोजेन रिडक्शन मशीन है, इसके जरिए जो ब्लड है उसे पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, उसको शुद्ध किया जाएगा, और किस तरीके से उसमें क्या दिक्कत है उसमें ये पता चलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति हैं उन्हें किसी भी तरह की ब्लड से संबंधित समस्या नहीं होगी। और इसके अलावा ये जो मशीन है इसका और काम होगा, यानी कि लंग कैंसर और नस की जो बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको भी इस मशीन से क्या होगा, इलाज किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे एशिया की पहली ये मशीन है पैथोजेन रिडक्शन मशीन, जो कि योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। अगला है, प्रदेश के किस शहर में 3 दिवसीय इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, लखनऊ में जो है इसका आयोजन किया गया है इंडिया फूड एक्सपो का, जो कि 3 दिवसीय था। और कब से कब तक इसका जो आयोजन हुआ है, तो 2 से लेकर के 4 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। अगला है, थारू संस्कृति की तर्ज पर किस जिले के बर्दिया गांव में पहला होम स्टे बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए, बहराइच। बहराइच में थारू संस्कृति की तर्ज पर क्या बनाया जाएगा, पहला होम स्टे बनाया जाएगा। दोस्तों थारू संस्कृति की तर्ज पर बहराइच के बर्दिया गांव में पहला होम स्टे बनाया जाएगा। अब होगा क्या होम स्टे से, तो फूस की झोपड़ी में पर्यटकों को थारू संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। पर्यटक थारू नृत्य देखेंगे, इसके अलावा भोजन का स्वाद लेंगे, और इसके साथ ही जो महिलाओं के बने हस्त उत्पाद हैं उनको भी वो खरीद सकेंगे। तो कहने का मतलब है कि थारू संस्कृति से लोगों को परिचित कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए जो है ऐसा किया जा रहा है। और पहला होम स्टे ये कहाँ पे बना, तो ये यूपी के बहराइच में बनाया गया। ठीक है, बर्दिया गांव में। तो दोस्तों ये थे अक्टूबर मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इनको हमने रिवाइज किया। दोस्तों इसकी PDF मैंने आपको बताया है, जो कि डिटेल्ड में है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसको इसकी जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सारे जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।